Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10 colonialism and the countryside explosion. यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या है, जब क्या है इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी बन चुका था तो उसके बाद क्या है इंडिया के अंदर मेनली जो विलेजेस की बात करेंगे, विलेजेस के अंदर क्या 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 इफेक्ट पड़े, किसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया, किसको प्रॉपर्टी डिवाइड की गई, कौन पॉवर्टी से इफेक्टेड हुआ, यानी कौन पुअर होते चले गए और कौन क्या है रिच होते चले गए। इस तरह के टॉपिक्स क्या इस चैप्टर में है। जमींदारी सिस्टम के बारे में है, ये कह सकते हैं कि जो रैयत थे, किसान थे, वो फार्मर्स थे, वो कैसे थे, उन सब के बारे में। तो टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज बंगाल एंड जमींदार। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका जो पहला टॉपिक दिया गया है वो क्या है, बंगाल और जमींदार के बारे में दिया गया है, यानी कि बंगाल और जमींदार का क्या रिलेशन। तो आपको पता है, ये आपको भी पता है कि ब्रिटिश जो इंडिया के अंदर आए हैं, सबसे पहले बंगाल के अंदर आए थे और उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर लिया था, बंगाल के अंदर अपना सबसे पहले सेटअप किया था। उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे इंडिया के अंदर क्या है फैले हैं। तो इसके अंदर क्या है, कुछ सब टॉपिक्स लिखे हैं, ये कंप्लीट आज नहीं होंगे, ये अलग अलग पार्ट है। आपके फर्स्ट टॉपिक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये 6 पार्ट्स अलग अलग हैं, उनमें से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये 6 के 6 पार्ट क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, परमानेंट सेटलमेंट से। कभी भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कोई डायरेक्ट इसमें से आ जाए तो चांसेस दूसरी बात है, नहीं तो इनमें से क्या है एक अलग से ही क्वेश्चन बन जाता है, या तो 5th रिपोर्ट के बारे में अकेले, या क्या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ये तब से लेकर के मतलब कि सेटलमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या इसके असर थे, ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाई थी, इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, इनके अंदर मिक्स करके बताया गया है। तो ये आपके 8 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और ये हो सकता है कि आपकी बुक वगैरह में डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, तो इसलिए इनडायरेक्ट वे से इसको क्या है परमानेंट सेटलमेंट के साथ जोड़ा गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले परमानेंट सेटलमेंट बता देता हूँ क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट नाम से ही पता है, जहां परमानेंट हो, यानी कि जो टैक्स वगैरह, जो रेवेन्यू वगैरह लिया जाता हो वो फिक्स हो। हिंदी के अंदर इसको इस्तवारी बोलते हैं। तो जहां पर क्या हो, ये फिक्स हो। इसको 1793 के अंदर स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड लुईस कॉर्नवालिस के द्वारा। ये बंगाल के क्या है गवर्नर बन करके क्या है इंडिया के अंदर आए थे। इससे पहले ये ब्रिटिश की मिलिट्री के अंदर होते थे, उसके बाद इनको क्या है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, और ये बंगाल का गवर्नर बन के इंडिया के अंदर आए थे। जब ये इंडिया के अंदर आए तो वहां पर काफी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल रही थी, जैसे कि रेवेन्यू वगैरह कोई फिक्स नहीं लग रहा था, क्योंकि कई बार क्या है इंडिया के अंदर अकाल पड़ जाता था, इरिगेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, कुछ क्या है जमींदार वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे डेवलप करने की तरफ कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया था, और उसके लिए क्या है एक लॉ बनाया, जिसके अकॉर्डिंग एक तरह की परमानेंट रेवेन्यू क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए प्राप्त किया जा सके, यानी लिया जा सके। उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, जो 1793 के अंदर आया। तो इसी को लेकर के क्या है ये टॉपिक है, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े, ये सारे टॉपिक इसी के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या है, एन एक्शन टू बुडवान, ये इसको आजकल क्या है वर्धमान भी बोल देते हैं, इसके अंदर वर्धमान लिखा है, ठीक है, आजकल इसका नेम चेंज हो चुका है, ये एक जगह का नाम है वर्धमान। तो 1797 की एक ये घटना है, उसके बारे में बताया गया है। ये उससे पहले से भी लेकर के है। उसके अंदर क्या है 1979 के अंदर एक मतलब जमींदार है, बुक में हो सकता है किंग भी लिखा हो कहीं पर, क्योंकि राजा का मतलब यहाँ एक जमींदार से है, जो मतलब 200-300 जितने भी गांव हैं उनका एक क्या है जो बड़ा जमींदार होता था, जो उनके लिए किनके लिए, अंग्रेजों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके देता था। उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचा रहा है, बोली लगा करके। आजकल भी सुनते हो आप, जैसे बैंक वगैरह द्वारा क्रुक करके क्या है किसी की प्रॉपर्टी को नीलामी की जाती है, वैसे ही नीलाम किया जा रहा है। तो उसके लेकर के स्टोरी क्या है इसके अंदर दी गई एक घटना है। तो उस वर्धमान का क्या है जो किंग है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है, यानी कि बोली लगाई जा रही है। और जो क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से रेवेन्यू नहीं पे कर रहा था, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका रेवेन्यू काफी था। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उसके सामने एक तरह की मतलब वो आश्चर्यचकित भी होता है, और उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो देखता है कि रेवेन्यू जब वो इसके वो नीलाम कर रहा है, यानी उसकी बोली लगाई जा रही है क्रुक होने के बाद, तो देखता है कि उसी जमींदार के लगभग क्या है 95% या तो उसके कोई रिलेटिव बैठे हैं वहां पर, या क्या है कोई उन्हीं का भेजा हुआ सर्वेंट बैठा है।
यानी कि अगर वो नीलामी करता है तो भी उसी के पास वापस आनी है। रियल्टी के अंदर ऑफिशियली तरीके से तो वो क्या नीलाम हो चुकी है, लेकिन रियल के अंदर वो वापस क्या है उसी के पास जा रही है। तो ये एक इवेंट का जिक्र किया गया है, एक घटना का जिक्र किया गया है इस तरह की प्रॉब्लम में। तो इस तरह से क्या है जमींदार वहां पर उस टाइम जमींदार भी क्या है काफी मतलब जो एक परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की गई थी जमींदार वो क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजंस भी उन्होंने बताए हैं कि उसको अनपेड करने में, आगे आएगा ये अनपेड करने में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उनको अनपेड नहीं कर पा रहे थे। तो क्यों पेड नहीं कर पा रहे थे इसके लिए सेकंड टॉपिक्स भी बनाए गए हैं जो अलग से है। तो इस घटना से क्या है ये बताया गया है कि मतलब सिर्फ ये एक वर्तमान के अंदर ही नहीं है कि सिर्फ वर्तमान में, ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह के मतलब आए दिन सैकड़ों क्या है जमींदारों की जो प्रॉपर्टी थी जो जिसको महाल कहा जाता है, क्या बोला गया महाल बोला गया, महल क्या है प्रॉपर्टी को बोला गया था उस समय। तो उन महाल को क्या है क्या किया जाता था नीलाम किया जाता था। तो ये काफ़ी संख्या में था। इसका रीज़न सबसे बड़ा एक ही था कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो सेटलमेंट की थी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो सबसे सेकंड पार्ट है इसका फिर द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू को पेड क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो इसके काफ़ी रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन इसके अंदर दे रखा है कि जो अंग्रेजों ने क्या है पेड किया था, मान लो स्टार्टिंग के अंदर क्या कर दिया पेड के लिए एक फिक्स कर दिया कि अमाउंट क्या है उसको 10,000 देना है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया मैंने 10,000 देना है। उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही हाई रेवेन्यू सेटअप कर दिया, जबकि तब तक क्या इनकम कोई ज़्यादा नहीं होती थी यानी स्टार्टिंग के अंदर। तो इसलिए वो उस हाई रेवेन्यू को कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल आ रहा था। तो इसलिए या तो ज़मींदार उसका कुछ एक पार्ट ही जमा करवा रहे थे या क्या है वो पूरी की पूरी पर क्या है उसको सबमिट नहीं करवा पा रहे थे, पहला रीजन। दूसरा क्या है ज़मींदारों को ये लग रहा था या ये पता भी था कि अगर उन्होंने इस ईयर क्या है कंप्लीट इसको जमा करवा दिया तो हो सकता है जो परमानेंट सेटलमेंट का रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग ये कह सकती है कि अगले साल क्या रेवेन्यू को इतना बढ़ा दिया जाएगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मान लो इस साल का तो उन्होंने डिसाइड कर दिया उसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि परमानेंट था, लेकिन वो अगले साल उसी कलेक्शन को लेकर के क्या चेंज भी कर सकते हैं। तो दूसरा रीजन था कि अगर उन्होंने इसको कंप्लीट सेट दे दिया तो वो क्या करेंगे हो सकता है आने वाले समय में क्या कर दें इसको बढ़ा दें। थर्ड क्या था उस समय क्या है जो ड्रोट वगैरह अकाल वगैरह काफ़ी पड़ते थे जिसके कारण क्या है जो जमींदार होता था या जो किंग का भी जिक्र किया गया है वो अपना एक मतलब उसके द्वारा अपॉइंट किया गया है कुछ भी कह सकते हो जिसको अमाल कहा जाता था, वो गांव में भेजता था कलेक्ट करने के लिए पेमेंट भेजता था। तो कई बार क्या है अगर ड्रोट है या कोई और प्रॉब्लम है कोई डिजीज़ आ चुकी है या ये कह सकते हैं कि किसी के मैरिज वगैरह, तो वो क्या है काफ़ी सारे जो रैत थे किसान होते थे फार्मर होते थे वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। इस वजह से जब वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उसको खाली हाथ भी काफ़ी से वापस आना पड़ता था। तो जिसके कारण कह सकते हैं कि उसके पास जो कलेक्शन होती थी जमींदार के पास वो काफ़ी कम होती थी। तो ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है कि जो जमींदार थे उनके खुद के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे, यानी कि वो क्या है एग्रीकल्चर को डेवलप की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि इसको डेवलप किया जाए, बल्कि क्या है जो सिस्टम चल रहा था पहले से उसी सिस्टम के ऊपर रखना चाहते थे। और वो क्या है उनके खुद के इतने जो चार्जेस वगैरह होते थे जिसके कारण क्या है वो इनकम में से बचा करके देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में यानी कि जो 18वीं सेंचुरी का जो लास्ट टाइम था उसके अंदर 75% एक दो नहीं 75% क्या है जो जमींदार होते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, बदल दिया गया था। क्योंकि डायरेक्ट पावर इसके लिए किसको दे दी गई थी, जो एक तरह से उनके ब्लॉक के अंदर एक ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया था, उस ऑफिसर्स को पावर दे दी गई थी अगर कोई जिम्मेदार रेवेन्यू वगैरह नहीं करता तो उसकी क्या है पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप क्या है हैंडल कर लेता है, यानी कि अपने हाथों में ले लेता था पूरी की पूरी पावर। तो इसके लिए वो ऑप्शन क्या था, उसके लिए ऑप्शन ये था कि उसकी प्रॉपर्टी को रुक किया जाए, उसको नीलाम किया जाए। लेकिन नीलाम के सामने वही प्रॉब्लम आती थी जो हमने स्टार्टिंग के अंदर उस कहानी की स्टार्टिंग के अंदर बताई थी कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। उसके अंदर क्या है दो रीजन थे, या तो वो जमींदार क्या करते थे कोई बाहर का जमींदार होता था तो उसको क्या है लठों वगैरह से पिटाई करके उसके आदमी उसको एंट्री नहीं करने देते थे नीलामी के अंदर, या फिर क्या 95 से ज़्यादा % क्या है उन्हीं के मतलब कोई रिलेटिव है या सर्वेंट है वो बैठे रहते थे। तो इस वजह से जो नीलामी होती थी उसके बाद भी प्रॉपर्टी क्या है उसी जमींदार की रहती थी। तो इस कारण क्या है ये दूसरा है कि वो रेवेन्यू को अनपेड नहीं कर पा रहे थे, ये उनके सामने प्रॉब्लम थी। ये पॉइंट्स के अंदर है।
आपको एक क्वेश्चन भी सेंड कर दिया जाएगा परमानेंट सेटलमेंट का, जिसके अंदर ये पॉइंट्स वगैरह भी अलग से दिए होंगे। नेक्स्ट है फिर, वाहे जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। तो जमींदार क्या है, वो मना क्यों कर रहे थे? तो रीजन तो क्या है, प्रॉब्लम आ रही थी, ड्रोट वगैरह की प्रॉब्लम थी, मना कर देते थे। तो इसके साथ ही वो जमींदार भी क्या है, उसको मना कर रहे थे, क्योंकि जमींदारों को पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपॉइंट की गई है उसके अंदर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो पेमेंट का सिस्टम है, यानी कि अगर उनको पेमेंट इस बार ज़्यादा कर दी, हो सकता है आगे के लिए बढ़ा दी जाए, तो इस वजह से क्या है, जो ज़मींदार होते थे वो पेमेंट को क्या है, इनकार भी कर देते थे। तो पहला रीज़न तो आप क्या है, वही अनपेड वाले भी 2 या 3 रीजन वही सेम डाल सकते हो, यानी उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, वो पेमेंट को डिफॉल्ट क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ज़मींदारी सिस्टम क्या है, किसी ना किसी तरीके से वो वापस उन्हीं के पास आना है। इसके अलावा जो उनके द्वारा जो एक तरह का ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता था, वो जमींदारों से उनकी पावर, जैसे पहले क्या है, ये अपनी मिलिट्री भी रखते थे, मतलब लठैत जिसको बोल देते हैं, एक तरह के ट्रूप्स होते थे इनके, जो लाठी वगैरह रखते थे, तो लठैत रखते थे, जिसका भी खर्चा उनको उठाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है, इनको भी बैन कर दिया था काफ़ी बड़ी संख्या में, यानी इनकी पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया था। अब ये क्या है, मतलब इनके पास ये पावर नहीं रही थी। अब इसके आगे आएगा जोतदार का भी टॉपिक आएगा, वो उसके अंदर, तो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम जोतदार के साथ भी हो जाती है। जोतदार बड़े किसान होते थे, जिनके पास ज़्यादा संख्या में भूमि होती थी, वो जमींदारों से अलग। दूसरा, ये जमींदार ज़्यादातर क्या है, शहर से बाहर रहते थे, क्योंकि एक जमींदार के कंट्रोल में, जमींदार या कहीं पर किंग वर्ड का भी यूज किया गया के कंट्रोल में 300 से 400 तक विलेजेस होते थे। तो इतने को कंट्रोल करना उसके लिए क्या है, काफ़ी मुश्किल होता था। तो उसका जो भी आदमी सिटी से आकर के, शहर से आकर के उस गाँव के अंदर क्या है, उनसे एक तरह से पैसे वगैरह मांगता, तो उसको क्या है, काफ़ी सारे इनकार कर देते। इसका रीज़न जोतदार भी होते थे, जिसके बारे में नेक्स्ट 4 टॉपिक में भी पढ़ा जाएगा। तो ये सारे के सारे 3 रीजन थे जो परमानेंट सेटलमेंट के सामने कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको सेटअप करने में। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम क्या था, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसी के अंदर जमींदार वगैरह जो मना कर रहे हैं, फिर क्या है, जोतदार से इनको कैसे जोड़ा जाएगा, फिर जो जमींदार है वो विद्रोह, रेसिस्ट कैसे होते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अलग भी 8 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, 5th रिपोर्ट क्या होती है। तो ये आपकी टॉपिक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।